यह कहानी है 60 के दशक की और फिल्म की शुरुआत होती है डॉक्टर रॉय जमुनादास के साथ, जो चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आने वाले समय में लोगों के पास बच्चा पैदा करने के लिए सरोगेसी भी एक ऑप्शन रहेगा और इससे वो लोग भी माँ बाप बनने का सुख भोग पाएंगे जिनके अपने बच्चे नहीं हो सकते। जैसा कि मैंने बताया कि कहानी 60 के दशक की है, तो दिखाया गया है कि उस समय लोगों के लिए सरोगेसी को समझना और स्वीकार करना आसान नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि बच्चे के किसी और की कोख में पलने से उस बच्चे के अंदर खून भी तो किसी पराये इंसान का ही होगा और जिसका असर भी उस बच्चे पर पड़ेगा। पर डॉक्टर रॉय जमुनादास इस बात को नहीं मानते। उनका मानना है कि फ़र्क खून का रिश्ता होने से नहीं, बल्कि बच्चे की परवरिश कैसी हुई है उससे पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि जॉय जमुनादास रॉय को बताते हैं कि उनके अनाथालय के A² और B² जुड़वा बच्चों को 2 फैमिलीज़ अडॉप्ट करने के लिए राज़ी हो गई हैं। डॉक्टर रॉय और जॉय जमुनादास बचपन के दोस्त हैं, दोनों ही अनाथ थे और अनाथालय में पले बड़े थे। उन्हें किसी ने गोद नहीं लिया, इसलिए वो दोनों अब बड़े होकर उसी अनाथालय को चलाते थे। A² और B² जुड़वा बच्चों का 2 जोड़ा था। उन बच्चों के अडॉप्शन की बात सुनकर डॉक्टर रॉय जमुनादास के मन में एक प्लान आता है कि अगर वो इन जुड़वा बच्चों के 2 जोड़ों में से एक की अदला बदली कर दें तो उनकी परवरिश वाली थ्योरी को टेस्ट किया जा सकता है। यानी A² में से एक बच्चा वो B² वाले बच्चे के साथ भेज देते हैं और B² में से एक को A² वाले बच्चे के साथ। डॉक्टर जमुनादास ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दोनों जोड़ियों की परख अब खून के रिश्ते से नहीं बल्कि उनकी परवरिश से होगी। दोनों परिवार में गए ये 2 बच्चे अब आपस में खून का रिश्ता ना होते हुए भी सगे भाइयों जैसे रहेंगे और बड़े सक्सेसफुल इंसान बनेंगे, जिससे लोगों को ये बात समझ आएगी कि खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि मायने परवरिश के होते हैं। और इससे अनाथ बच्चों के लिए भी उम्मीद की किरण जागेगी। हालांकि जॉय रॉय के इस प्लान से खुश नहीं है, पर डॉक्टर रॉय जमुनादास कहते हैं कि वो इन बच्चों पर नज़र रखेंगे और जब ये बड़े हो जाएंगे तो वो सही मौका देकर उन्हें सब सच बता देंगे। इस सब अदला बदली के बाद पहली जोड़ी को अडॉप्ट करने आते हैं मिस्टर एंड मिसेस चौहान, जो ऊटी में रहते हैं और सर्कस चलाते हैं, और वहीं दूसरी जोड़ी को अडॉप्ट करते हैं बेंगलोर के मिस्टर एंड मिसेस चिरॉय, जिनका अपना अच्छा खासा बिजनेस है। पर यहाँ एक और दिलचस्प बात ये होती है कि दोनों ही माँ बाप डॉक्टर रॉय और जॉय जमुनादास के नाम पर अपने अपने बेटों का नाम भी रॉय और जॉय ही रख देते हैं। कहानी बढ़ती है 7 साल आगे, जहाँ बच्चे कुछ बड़े हो गए हैं और डॉक्टर जमुनादास बीच बीच में उनसे जाकर मिलते रहते हैं ताकि वो अपनी थ्योरी की प्रोग्रेस देखते रहें। एक दिन ऊटी में रहने वाले रॉय और जॉय खेल रहे होते हैं कि तभी सर्कस में बिजली के तार गिर जाते हैं। रॉय अपने भाई जॉय को बचाने के लिए करंट वाले वो तार पकड़ लेता है, पर यहाँ शॉकिंग बात ये होती है कि रॉय पर बिजली का कोई असर नहीं होता। ये देखकर वहाँ खड़े सारे लोग हैरान रह जाते हैं। पर उसी समय बेंगलोर में रहने वाले रॉय को बिजली के झटके लगने लगते हैं। इसका मतलब जब जब ऊटी में रहने वाला रॉय बिजली के तार पकड़ेगा तो उसे कुछ नहीं होगा, पर बेंगलोर में रहने वाले रॉय को वो करंट झेलना पड़ेगा। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि ऊटी वाले रॉय और जॉय के माता पिता एक सड़क हादसे में गुजर चुके हैं और सर्कस की जिम्मेदारी अब रॉय और जॉय दोनों भाई संभाल रहे हैं। यही नहीं, बल्कि रॉय को बिजली का करंट न लगने की वजह से उसे अब इलेक्ट्रिक मैन कहा जाने लगा है और अब वो यही स्टंट अपने सर्कस में दिखाता है। उसके शो ने उसे और उसके सर्कस को ऊटी में काफ़ी पॉपुलर कर दिया है। पर जब भी यहाँ ऊटी वाला रॉय बिजली से जुड़ा कोई भी स्टंट करता है, तब तब बेंगलोर वाले रॉय को बिजली के वो झटके लगते हैं, जो उसके लिए भी अब आम बात हो गई है और उसके आसपास रहने वाले सब लोग भी इस बात से वाकिफ़ हैं। पर हाँ, डरते हैं कि कहीं कभी वो भी इसकी चपेट में ना आ जाए, जैसा कि अक्सर होता रहता है। एक दिन बेंगलोर वाला रॉय नोटिस करता है कि 2 लोग शायद उसका पीछा कर रहे हैं, पर जब भी वह उनके पास जाने की कोशिश करता है तभी वो दोनों वहाँ से निकल लेते हैं। इधर ऊटी में डॉक्टर जमुनादास रॉय से मिलने आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी शादी को अब 5 साल हो चुके हैं, तो अब तुम लोगों को अनाथालय आना चाहिए। यहाँ पता चलता है कि ऊटी वाले रॉय की पत्नी माला कभी माँ नहीं बन सकती और इसलिए वो अनाथालय से बच्चा गोद लेना चाहती है, लेकिन रॉय ऐसा नहीं चाहता। उसका मानना है कि खून का रिश्ता खून का होता है और गोद लिए बच्चे से वो रिश्ता कभी नहीं बन पाएगा। अब उसे क्या ही पता कि उसे खुद भी गोद ही लिया गया है।
कहानी वापस आती है बेंगलोर में और एंट्री होती है यहाँ के रॉय की गर्लफ्रेंड बिंदु की। दोनों साथ में हंसते गाते घूम रहे होते हैं कि तभी रॉय की नज़र वापस उन दोनों आदमियों पर पड़ती है जो शायद उसका पीछा कर रहे हैं। पर यहाँ पता चलता है कि वो तो दरअसल बिंदु के पापा हैं और दूसरा आदमी है उनका मैनेजर। बिंदु रॉय को अपने पापा से मिलवाती है, पर यह मुलाकात उनके लिए कुछ भारी पड़ जाती है क्योंकि उसी समय रॉय को बिजली के झटके लगने लगते हैं और उसके चपेटे में बिंदु के पापा भी आ जाते हैं। खैर, फिर पता चलता है कि पापा रॉय का पीछा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने रॉय को ऊटी में किसी और लड़की के साथ देखा है। जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप। बिंदु के पापा ने दरअसल ऊटी वाले रॉय को अपनी पत्नी माला के साथ देखा होता है, पर पापा को लग रहा था कि बेंगलोर वाला रॉय उनकी बेटी बिंदु को धोखा दे रहा है। अपनी बेटी की खुशी के लिए बिंदु के पापा रॉय की माँ से मिलकर उन दोनों का रिश्ता तय कर देते हैं। तभी बातों बातों में रॉय बताता है कि वो कल बिजनेस के किसी काम से ऊटी जा रहा है। यह सुनकर बिंदु के पापा वापस इस सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं रॉय के ऊटी जाने की वजह कोई और तो नहीं है। रॉय की माँ डॉक्टर जमुना दास को बताती हैं कि उनके बेटे रॉय की शादी तय हो गई है और साथ ही उसके ऊटी जाने की बात भी बता देती हैं। इससे डॉक्टर जमुना दास परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ऊटी में दोनों रॉय और दोनों जॉय की एक दूसरे से मुलाकात हो गई तो सब कन्फ्यूजन हो जाएगा और उनकी अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए की गई इतने सालों की मेहनत खराब हो जाएगी। आगे हम देखते हैं कि बेंगलोर वाले रॉय और जॉय ऊटी जाने के लिए ट्रेन में बैठते हैं और उनके पास 5 लाख रुपए भी हैं क्योंकि वो ऊटी में बिजनेस की कोई डील करने के सिलसिले से जा रहे हैं। उसी ट्रेन में एंट्री होती है मोमो, मैंगो और चिक्की नाम के 3 चोरों की, जो पुलिस से बचते हुए ट्रेन में चढ़ते हैं और फिर उन्हें रॉय और जॉय के पैसों की खबर लग जाती है तो वो उन्हें चुराने की प्लानिंग करने लगते हैं। रात में सबके सोने के बाद मोमो पैसे चुराने के इरादे से उनके कूपे में जाता है और तभी रॉय को बिजली के झटके लगने चालू हो जाते हैं, जिनके चपेटे में मोमो भी आ जाता है। बिजली के झटकों से मोमो का सिर झन्ना जाता है और वो पैसे वैसे भूलकर वहाँ से भाग खड़ा होता है। अगली सुबह ऊटी के स्टेशन पर उतरते ही रॉय और जॉय को एक पुलिस वाला मिलता है जो उन्हें उनके नाम से पुकारता है। उसके बाद रेलवे टीसी भी उन्हें पहचानता है और बात करने की कोशिश करता है। दरअसल ये लोग उन दोनों को ऊटी वाले रॉय और जॉय समझते हैं, पर ये तो बैंगलोर वाले रॉय और जॉय हैं, इसलिए इन्हें समझ नहीं आता कि ऊटी में कोई पुलिस वाला जिसे वो पहली बार मिल रहे हैं वो उन्हें कैसे जानता है। के बाद वो दोनों एक होटल पहुंचते हैं जिसका मालिक डाकू बघीरा है, जो पहले डाकू हुआ करता था पर अब उसने वो काम छोड़कर होटल खोल लिया है और अपने सभी साथियों के साथ मिलकर उस होटल को चला रहा है। यहाँ एक फ़न फैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये रेफरेंस 1998 में आई मूवी चाइना गेट का दिया गया है, जिसमें मुकेश तिवारी ने डाकू जगीरा का रोल किया था और उनका ये रोल काफ़ी फेमस भी हुआ था। इधर ऊटी वाले रॉय और उसकी पत्नी माला में झगड़ा हो रहा है क्योंकि रॉय ने उससे वादा किया था कि मैरिज एनिवर्सरी पर वो उसके साथ अनाथालय चलेगा, पर अब वो अपनी बात से मुकर जाता है, जिससे माला नाराज़ हो जाती है। रॉय सोचता है कि एनिवर्सरी पर वो माला को हीरो का हार गिफ्ट करेगा जिससे उसकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। यही सोचकर वो सुनार के पास जाकर हार का ऑर्डर दे देता है। इधर बैंगलोर वाले रॉय को ऊटी में जो भी मिल रहा था यही कह रहा था कि उन्होंने उसे कहीं देखा है, जिससे ये रॉय परेशान है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसे लगता है कि ये किसी बड़ी गैंग का काम है जो ट्रेन से ही उनके पैसे चुराने के लिए ये सब खेल खेल रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि ऊटी वाला रॉय एक कैफ़े में जाता है जहां डांस चल रहा है और वो भी साथ में नाचने लगता है। ये वही गाना है जिसमें रणवीर की रियल लाइफ वाइफ दीपिका का कैमियो है। दोनों जमकर नाचते हैं, फिर वो रॉय वहां से चला जाता है। इसके बाद बेंगलोर वाला रॉय भी उसी कैफ़े में आता है और सब उसे ऊटी वाला रॉय समझकर उसके डांस की तारीफ़ करने लगते हैं। तभी वहाँ ऊटी वाले रॉय की आंटी आ जाती हैं और ये सब सुन लेती हैं। उन्हें लगता है कि रॉय अपनी पत्नी माला को नाराज़ करके यहाँ मज़े कर रहा है, इसलिए वो बेंगलोर वाले रॉय और जॉय को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर घर ले जाती हैं। बेंगलोर वाला रॉय कंफ्यूज है कि ये सब क्या हो रहा है और उसे यही लगता है कि ये आंटी भी उसी गैंग की हैं जो उनके पैसे चुराना चाहते हैं और माला इन सब की लीडर है। रॉय और जॉय वहाँ से भागने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी मोमो अपने दोनों चेलों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। मोमो उन पर पहले से ही नज़र रख रहा था और मौका ढूंढ रहा था पैसों को चुराने का। ये सब यहाँ चल ही रहा होता है कि तभी रॉय को फिर से बिजली के झटके लगने लगते हैं और मोमो एक बार फिर इन झटकों का शिकार हो जाता है और किसी तरह वहाँ से बच बचाकर भाग निकलता है। इसके बाद आंटी और माला पूरे घर को अच्छे से बंद कर देती हैं, मेन दरवाजे पर ताला डाल देती हैं और घर की सारी लाइट्स भी बंद कर देती हैं, जिससे कोई और चोर अंदर ना आने पाए।
फिर ऊटी वाले रॉय और जॉय घर आते हैं पर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। वो दोनों घर पर लगा ताला देखते हैं, लाइट्स बंद देखते हैं, तो रॉय को लगता है कि ये सब माला ने गुस्से में आकर किया है और वो नहीं चाहती कि हम घर आएं। रॉय बोलता है कि अब वो कल सुबह ही आएगा हार के साथ। तभी वहाँ बिंदु के पापा आ जाते हैं और ऊटी वाले रॉय को बैंगलोर वाला रॉय समझकर उसे बुरा भला कहने लगते हैं कि वो उनकी बेटी को धोखा दे रहा है। पापा क्या बोल रहे हैं, वो कौन है, इस रॉय को कुछ समझ नहीं आता। तभी बिंदु के पापा रॉय की माँ के लिए कुछ कह देते हैं जिससे उसका दिमाग खराब हो जाता है और वहाँ थोड़ी मार पिटाई चालू हो जाती है। इसके बाद पापा और उनका नौकर दोनों वहाँ से निकल लेते हैं। अगली सुबह बैंगलोर वाले रॉय और जॉय जो कि माला के घर में फंसे थे, वो मौका पाते ही वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें सुनार मिलता है जो उन्हें ऊटी वाला रॉय समझकर वो हार दे देता है। उधर ऊटी वाले रॉय और जॉय को रात होटल में रुकना पड़ा था। अगली सुबह वो दोनों वहाँ से निकलकर जाने लगते हैं कि तभी उनका सामना होता है पोल्सन दादा और उनकी गैंग से। पोल्सन दादा मोमो के बॉस हैं और जब मोमो अपनी आप बीती उन्हें सुनाता है तो वो जोश में बदला लेने की ठान लेते हैं और यहाँ आ धमकते हैं। पोल्सन दादा रॉय को अपने रुतबे और अपने खौफ की डींगे हाँकने लगते हैं, पर ऊटी वाला रॉय यानी कि इलेक्ट्रिक मैन बिजली के झटकों से उनकी सारी दादागिरी निकाल देता है। इसके बाद ये रॉय सुनार की दुकान पर हार लेने जाता है, पर वहाँ उसे पता चलता है कि हार तो उसे पहले ही दे दिया गया है। उसे कुछ समझ नहीं आता। आगे हम देखते हैं कि ऊटी वाला रॉय अपने सर्कस में है, माला भी उसके ही साथ है कि तभी वहाँ बिंदु और उसके पापा बाकी लोगों के साथ पहुँच जाते हैं और रॉय को माला के साथ देखकर कहते हैं कि वो उनकी बेटी को धोखा दे रहा है। बिंदु भी ऊटी वाले रॉय को अपना रॉय समझकर उस पर धोखा देने का इल्ज़ाम लगाने लगती है और यहाँ पूरी तरह खिचड़ी पक जाती है। रॉय पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि माला को बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए रॉय ने बिंदु से चक्कर चलाया ताकि उसके द्वारा वो बच्चे कर पाए। इधर दूसरी तरफ बैंगलोर वाला रॉय ऊटी में रहकर पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका है और सोचता है कि जो हार उसे मिला है उसे वो पुलिस के हवाले करके अब जल्द से जल्द बैंगलोर वापस चला जाएगा। पर पुलिस स्टेशन जाते समय रास्ते में सर्कस के सामने अपना एक बड़ा कटआउट पोस्टर देखकर वो हैरान रह जाता है। उसे अब कंफर्म हो जाता है कि ऊटी में उसकी शक्ल का कोई तो और दूसरा इंसान भी है। यही देखने के लिए वो सर्कस के अंदर जाता है जहाँ सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। सबको पता चलता है कि दोनों रॉय एक दूसरे के हम शक्ल हैं और दोनों जॉय भी। ये देखकर सबके मन का कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स यानी कि गलतफहमियाँ सब दूर हो जाती हैं। तभी वहाँ डॉक्टर जमुना दास आ जाते हैं और उन्हें सारी डिटेल बता देते हैं। डॉक्टर जमुना दास कहते हैं कि वो ऐसा करके उन चारों के माध्यम से लोगों को वो सच बताना चाहते थे जो कोई सुनना नहीं चाहता। सभी लोग जात धर्म खून के इतना पीछे पड़ गए हैं कि उसके पीछे छिपा इंसान उन्हें दिखता ही नहीं है। मैंने तुम चारों में अदला बदली की जिससे तुम लोग आपस में खून का रिश्ता ना होते हुए भी सगे भाई बनकर रहे और तुम लोगों में आज इतना प्यार है। वहीं तुम लोगों को गोद लिया गया पर अपने माँ बाप से खून का रिश्ता ना होने के बावजूद भी तुम सब सिर्फ उनकी अच्छी परवरिश के कारण आज इतने काबिल इंसान बन पाए हो। अब लोगों को समझ आएगा कि परवरिश ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है और अब शायद लोग अनाथ बच्चों को गोद लेने से नहीं कतराएंगे। आगे हम देखते हैं कि ऊटी वाले रॉय को भी अब खून से ज़्यादा परवरिश के मायने समझ आ गए हैं और वो अपनी पत्नी माला के साथ अनाथालय से बच्चा गोद लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर जमुना दास के अनाथालय के बाहर आधी रात में 5 बच्चे खड़े हैं। वे पांचों बच्चे अनाथ हैं और इस अनाथालय में रहना चाहते हैं। जॉय जमुना दास उनका नाम पूछते हैं तो सब एक एक करके अपना नाम बताते हैं। वो बताते हैं कि उनका नाम है गोपाल, लक्ष्मण, माधव, लक्ष्मण और लकी। फिर जमुना दास उन सभी को अनाथालय के अंदर ले जाते हैं और इस तरह इस फिल्म को गोलमाल फिल्म से कनेक्ट करते हुए फाइनली फिल्म का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, तो ये थी फिल्म सर्कस की कहानी जिसे बताते बताते मेरा सिर थोड़ा घूम रहा है। मैं अब चलती हूँ रेस्ट करने। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और इस मूवी पर आपकी क्या राय है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अगर आप किसी पर्टिकुलर मूवी की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर। जल्दी फिर मिलते हैं।